सही पूछिए तो 20 साल के बाद, जनता दल यू के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का पिछली बार ही स्वाभाविक अधिकार था, जब 43 सीट पर नीतीश कुमार जी रह गए थे। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखलाते हुए फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये चल रही है कि बारात तो सज गई है, लेकिन अब दूल्हा तो तय था कि नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार, और जो उनके चाहने वाले हैं वो थोड़ा सस्पेंस हो गया कि हम लड़ तो रहे हैं, चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या पता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। अब आगे जब एनडीए पुनः बहुमत में आएगी तब पूरे गठबंधन के सहयोगी बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, फिर तय होगा। आपने मध्य प्रदेश राजस्थान का भी नाम लिया था, वहां भी यही हुआ था। विधायक दल की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री कोई और थे, नाम दूसरा तय हुआ। तेजस्वी यादव जो चुनावी मैदान में है, प्रशांत किशोर की पार्टी, अब ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है बिहार में किसका नुकसान करेगी, तेजस्वी यादव का या फिर बीजेपी? कि प्रशांत किशोर जी को कितना वोट आता है, हमें जहां तक अंदाजा है प्रशांत किशोर जी को 10 सीट लगभग आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार इलेक्शन चल रहा है और हर बार नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती थी। नीतीश कुमार कभी आरजेडी कभी बीजेपी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा को ही बिहार चुनाव में गच्चा मिल जाएगा। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अमित शाह गए बिहार में और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है उनकी सोचा विचारी चल रही होगी कि क्या मुख्यमंत्री बनूंगा, या फिर राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से कौन सीएम थे और कौन सीएम बन गए। इसको लेकर हलचल काफी तेज है। सतीश झा जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, बातचीत करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से अभी चल रहा है, अमित शाह जी ने बोल दिया कि विधायक दल तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर घबराहट हो गई तो इधर उधर तो नहीं हो जाएगा फिर से मामला? पहले तो अमित शाह जी ने बोला है कि विधायक दल का नेता हमारे गठबंधन के सहयोगी मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे, और यही होता है। जहां तक आपने ये कहा कि नीतीश कुमार इधर हो जाएंगे, भारत में कोई और उदाहरण बताइए जहां 20 साल तक किसी बड़ी पार्टी ने छोटी पार्टी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया हो। एक बार तो कांग्रेस ने समर्थन दी है, जहां भी दी है, लेकिन उस समर्थन को 3 महीने के अंदर वापस ले लिया है। यही उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह का गठबंधन हुआ था, और जब दूसरे की मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो गेस्ट हाउस कांड हो गया था। इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मायावती का समझौता हुआ था कि 6 महीने का मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब बीजेपी का 6 महीने का मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया, मायावती वापस गई थी। यह बिरला पहला उदाहरण है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि कोई बड़ी पार्टी एक छोटी पार्टी को लगातार 20 साल से समर्थन देके मुख्यमंत्री बना रही है। उस पार्टी के बारे में ये बोलना कि वो ये कर देगी वो कर देगी, ये तो बड़ा ही शर्मनाक बात है। जो पार्टी 20 साल से लगातार एक छोटी पार्टी को समर्थन दे रही है, ये तो चाहिए थी छोटी पार्टी को कि 15 साल बाद ही 10 साल बाद ही ये कहता कि भाई साहब नमस्कार प्रणाम, आपने बहुत कृपा करी है कि 10 साल 15 साल 20 साल हमें मुख्यमंत्री बनाया है, हम छोटी पार्टी थे, अब आप बड़े भाई हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए। तो यह सोचना कि अमित शाह ने ये कह दिया तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक बात है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं है। सही पूछिए तो 20 साल के बाद, जनता दल यू के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का पिछली बार ही स्वाभाविक अधिकार था, जब 43 सीट पर नीतीश कुमार जी रह गए थे। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखलाते हुए फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उस पार्टी के बारे में यदि आप ये सोचते हैं कि किसी को धोखा देगी तो ये हमारी गलती है, उस पार्टी की गलती नहीं है, उस राजनीतिक दल की गलती नहीं। बातें ये चल रही है कि बारात तो सज गई है, लेकिन अब दूल्हा तो तय था कि नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार, और जो उनके चाहने वाले हैं वो थोड़ा सस्पेंस हो गया कि हम लड़ तो रहे हैं, चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या पता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। नहीं तय था ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी तक मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ रही है, और 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। अब आगे जब एनडीए पुनः बहुमत में आएगी तब पूरे गठबंधन के सहयोगी बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, फिर तय होगा। आपने मध्य प्रदेश राजस्थान का भी नाम लिया था, वहां भी यही हुआ था। विधायक दल की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री कोई और थे, नाम दूसरा तय हुआ। बहुत जगह मुख्यमंत्री जो थे उन्हीं का नाम तय हुआ। तो ये तो देखना पड़ेगा जब परिणाम आएगा, एनडीए कितनी सीट आती है, विधायक दल बैठेंगे, आला कमान बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व बैठेंगे, सब मिल बांट के आराम से तय कर लेंगे मुख्यमंत्री का नाम। आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। तेजस्वी यादव जो चुनावी मैदान में है, प्रशांत किशोर की पार्टी, अब ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है बिहार में किसका नुकसान करेगी, तेजस्वी यादव का या फिर बीजेपी? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के स्थानीय वरिष्ठ नेता 2 नेता पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। तो इससे साबित होता है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के विरोधी हैं। उस तरह का आरोप कोई तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने नहीं लगाया है। अब देखना होगा चुनाव परिणाम के बाद कि प्रशांत किशोर जी को कितना वोट आता है।
हमें जहां तक अंदाजा है प्रशांत किशोर जी को 10 सीट लगभग आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज्यादा कम बता दीजिए। मैंने बताया कि 10 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, 10 सीट आने का मतलब ये नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में उन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो वो देखना है कि वो वोट कितना मिलता है और वो किस पार्टी का वोट वो काटते हैं, यह अभी साबित होना बाकी है। यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। 10 सीटें ही आती है तो नुकसान मैंने पूछा कि बीजेपी करेंगे या फिर आरजेडी। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये देखना पड़ेगा चुनाव परिणाम के बाद, क्योंकि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका प्रशांत किशोर के साथ है। तो मुसलमान का वोट तो महागठबंधन का वोट है, तेजस्वी यादव का वोट है, कांग्रेस का वोट है। तो इसलिए मैंने बोला मैं महागठबंधन की भी आलोचना नहीं करना चाहता, मैं एनडीए की भी आलोचना नहीं करना चाहता। मैं चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहूंगा कि कितने मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर के पास आते हैं, फिर इसकी समीक्षा हो पाएगी। क्योंकि पहली बार जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में कोई इस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सा समाज उन्हें वोट दे रहा है। जब चुनाव परिणाम आएगा कौन सा समाज इन्हें वोट दिया है, कितना वोट इन्होंने काटा है, ये सारे स्पष्ट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने अभी जैसा कि उन्होंने घोषणा किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, 200 यूनिट बिजली वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों की बातें चल रही है। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं बिहार के जनता के मन में ये सारी बातें फीड हो रही हैं और आपने तेजस्वी की रैलियों में वो हुजूम देखा होगा और ये बातें चल रही हैं कि ये हुजूम वोट बैंक और ईवीएम पर जाकर ये पूरा रुकेगा और ये ईवीएम पर अपना मत देकर फैसला। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। और ये हुजूम पिछली इलेक्शन में भी आती थी। ये वोट में कितनी तब्दील होती है और या इनके विरोध में जो वोट है वो कितना हुजूम बनता है, इस पे चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। जहां तक आपने बोला कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार में लगभग 3 करोड़ घर हैं। 3 करोड़ सरकारी नौकरी, अभी कुल मिलाकर के बिहार में सरकारी एम्प्लॉय 17 लाख है और 3 करोड़ आप और देना चाहते हैं, यह असंभव है, यह संभव है ही नहीं। मैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला कि भागलपुर में कन्हैया कुमार का, हाँ सॉरी क्षमा चाहेंगे, कन्हैया कुमार बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, कि उनको पूछा गया कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी आप हर घर में कैसे देंगे, तो उन्होंने बोला अडानी ने अभी भागलपुर में जमीन उसको अलॉट हो रहा है, वहाँ पे लोगों को नौकरी देंगे, उसको हम सरकारी नौकरी मान लेंगे। तो यदि सरकारी नौकरी का ये परिभाषा है तो तेजस्वी यादव ये भी दे दे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन सरकारी नौकरी की कल्पना करना 3 करोड़ लोगों का यह संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार में 1.5-2 लाख करोड़ का तो बजट है, कहाँ से उतना आप दे पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव एक उत्सव का माहौल होता है, लोग घोषणा कर देते हैं, बाद में नहीं मान करते हैं, कौन याद रखता है, सब भूल जाता है, लेकिन ये बड़ी घोषणा है, तो ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।